हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कैबिन क्रू की जॉब के बारे में, जिसे आप शायद फ्लाइट अटेंडेंट या फिर एज अ एयर हॉस्टेस की जॉब की तरह जानते होंगे। तो एक फैक्ट आपको मैं कैबिन क्रू की जॉब के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि भाई होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप कैबिन क्रू की जॉब पे लग जाते हो तो एज अ फ्रेशर आपकी जो सैलरी होगी वो होटल में जॉब करने वाले से लगभग 3 से 4 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। कितनी सैलरी होगी वो थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि कैबिन क्रू की जॉब में आखिर होता क्या है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बेसिकली कैबिन क्रू जो होते हैं वो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, जिसका अलग नाम फ्लाइट अटेंडेंट है या फिर एयर हॉस्टेस जिसे आप जानते हो, जिसका मतलब ये है कि आप फ्लाइट में जो होता है बेसिकली आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, एज अ अटेंडेंट काम करते हो। उसमें आप फूड एंड बेवरेज सर्विस आपकी होती है, कोई भी अगर गेस्ट को कोई भी चीज़ चाहिए वो चीज़ आप प्रोवाइड करवाते हो। जितने भी कैप्टन के इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो फ्लाइट कैप्टन जितने भी उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हो। तो यार ये था बेसिक ओवरव्यू। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए होती है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कैबिन क्रू की जॉब के लिए। तो अगर मैं बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, लेट्स से आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो कैबिन क्रू की जॉब के लिए। नॉट ओनली होटल मैनेजमेंट, बल्कि कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप एक कैबिन क्रू की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, अगर आप 12th पास भी हो तो भी आप कैबिन क्रू की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि आप केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ही आपको मौका मिल पाएगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जाना चाहते हैं तो उसके क्योंकि पर्क्स वगैरह सब कुछ ज़्यादा होते हैं, उसमें जाने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट एक यूजी डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया हमारा कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस वजह से, क्योंकि सारे डिग्री वाले कोर्सेज वाले लोग इसे कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपका जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन एक चीज़ आपको सोचने वाली बात है कि जो होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा प्रीफरेंस ज़रूर मिलती है। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि क्योंकि होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपका सर्विस एटिकेट्स क्या होने चाहिए, आपका बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, किस तरीके से आपको गेस्ट को अटेंड करना है, कैसे भी इंटरव्यू में बैठना है। और आप क्योंकि होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो अपनी इंग्लिश में भी आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो। वहीं एक नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला जो बंदा होगा, जो नॉर्मल बीएससी बीकॉम वाला बंदा है, शायद उसने इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन नहीं करी होगी, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपका एक अपर हैंड बनता है और आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप जॉब निकाल सकते हो। साथ ही साथ इनकेस अगर आपने होटल मैनेजमेंट नहीं करा है या फिर आपके पास कोई नॉर्मल बीएससी की डिग्री है, तो आप एयर हॉस्टेस कैबिन क्रू के आपके 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के कोर्सेज आते हैं, वो आप कर सकते हो। उससे आपको बेसिकली एक बेसिक एटिकेट्स का आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से आपको गेस्ट से बात करनी होती है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाती हैं। ये तो थी क्वालिफिकेशन। अब बात आती है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है एक बंदे में, वो क्या चीज़ें देखते हैं जिसे वो सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूँ तो आपके चेहरे पे कोई मार्क्स नहीं होने चाहिए, कोई स्कार्स नहीं होने चाहिए, कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, पिंपल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर इनकेस अगर आपके चेहरे पे वो सब होता है तो वो शायद आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। हाइट हाइट एक बहुत बड़ा फिजिकल फैक्टर है जो कि देखा जाता है आपका फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए, यानी कि आपकी मिनिमम हाइट 5'5" से 5'9" तक होनी चाहिए। मिनिमम आपकी जो हाइट रिक्वायरमेंट्स है वो ये होती हैं। हर एक फ्लाइट का अपना क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट लगभग इसके बीच में ही होती है। साथ ही साथ आपका जो बीएमआई है यानी बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपका जो हाइट टू वेट रेशो है वो आपका बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, वो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस्ड हाइट टू वेट रेशो नहीं है तो वहाँ भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको इंग्लिश फ्लुएंटली आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपकी एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी होना ज़रूरी है अगर आप फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये तो थी आपकी क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। अब बात आती है कि आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं कैबिन क्रू की जॉब के लिए। सबसे पहला एडवांटेज और सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपका एज अ कैबिन क्रू की जॉब में होने वाला है वो है आपकी सैलरीज। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपकी कैबिन क्रू की जॉब लग जाती है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है वो लगभग 35 से लेके 50,000 के बीच में होने वाली है। यानी कि बिना किसी एक्सपीरियंस के भी आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी। तो अगर मैं इसे एक होटल मैनेजमेंट के फ्रेशर के जॉब के साथ और उसकी सैलरी के साथ कंपेयर करूं तो जो होटल मैनेजमेंट का फ्रेशर होता है, स्पेशली अगर इवन मैं होटल मैनेजमेंट के मैनेजमेंट ट्रेनी की भी बात कर लूं, यानी कि अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब भी लग जाती है तो भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 20,000 के आसपास होगी, लेकिन यहाँ पे आपकी सैलरी इवन 50,000 भी हो सकती है।
तो आप खुद ही देख सकते हैं यार कितना बड़ा एडवांटेज है। इफ़ यू बिकम अ कैबिन क्रू, आपकी स्टार्टिंग सैलरी एज अ फ्रेशर भी 50,000 के आसपास होने वाली है। तो सेकंड बहुत बड़ा एडवांटेज जो आ जाता है वो ये है कि आपको बहुत सारी ट्रैवलिंग करने को मिलेगा। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में हो तो आपको बहुत सारे कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ आपकी फ़्लाइट्स जाती होंगी वहाँ सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। यानी आप हर दिन कहीं नए कंट्री में होंगे। साथ ही साथ क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर समय आप फ्लाइट में ही होते हो, कई बार आपको ले ओवर करना पड़ता है, कुछ दिन तक दूसरे कंट्रीज़ में बिताना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको होटल्स में स्टे मिलता है। आप 5 स्टार होटल्स में स्टे कर रहे होंगे, साथ ही साथ आपको घूमने का पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा टाइम मिलता है, सोने का, घूमने का, हर चीज़ का टाइम मिलता है। तो आप उन चीज़ के लिए अपना टाइम निकाल सकते हैं और नई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है कि काफ़ी सारी फ़्लाइट्स प्रोवाइड करती हैं वो ये है कि आपको कहीं भी आप इंटरनेशनल या नेशनली फ़्लाइट करते हो तो आपको बहुत मिनिमम चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर आप उस फ्लाइट के एम्प्लॉय हो तो। यानी अगर मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की भी बात करूं तो यहाँ से अगर आप चेन्नई भी जा रहे हैं तो वो सिर्फ आपसे बेयर मिनिमम टैक्सेस लेते हैं, यानी कि आपसे 300, 400, 500 रुपये लेंगे। आप यहाँ से चेन्नई तक जा सकते हो 500 रुपये में फ़्लाइट में। यार ये थे कुछ एडवांटेजेस जो आपके कैबिन क्रू की जॉब के साथ आते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो अगर मैं बात करूं फ्लाइट अटेंडेंट या कैबिन क्रू के डिसएडवांटेजेस की, वो ये हैं कि यार सबसे पहले जब आप अप्लाई ही करने जाओगे, नो मैटर इफ़ यू आर अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, नो मैटर इफ़ यू आर नॉट अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, आपकी फिजिकलिटी को देखा जाता है। यानी कि अगर आपकी हाइट छोटी है या फिर आपके चेहरे पे थोड़े बहुत पिंपल्स या दाग धब्बे हैं और स्कार्स वगैरह हैं तो आपको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब में नहीं जा सकते हो। वहीं इवन अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट की तरह देखें तो आपको होटल में इजीली जॉब मिल जाएगी। इवन अगर आपकी थोड़ी हाइट कम भी है या फिर आपके मुंह पे थोड़े बहुत स्कार्स भी हैं तो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप कैबिन क्रू की जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको फिजिकलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। मतलब आपकी फिजिकलिटी एस्पेक्ट को देखा जाएगा, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में भी नहीं है। मतलब हाइट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके चेहरे पे कुछ स्कार्स पड़ गए वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे क्लियरली कैबिन क्रू की जॉब के लिए। सेकंड डिसएडवांटेज भी इसी चीज़ से लिंक्ड है कि इन केस अगर आप कैबिन क्रू बन जाते हो और आपके चेहरा एकदम मतलब क्लीन एंड क्लियर है, बट इन केस अगर आप कैबिन क्रू बन जाते हो और उसके बाद आपके चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं तो आपको सीधे सीधे क्या करा जाएगा, आपको वार्निंग लेटर दे दिया जाएगा। यानी कि आपको अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अपनी इन सब चीज़ों का हाइट टू वेट रेशो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इन केस अगर वो चीज़ें आप अपनी कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं तो आपको क्या है, वार्निंग लेटर मिलने लगेंगे। और अगर इन केस आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी अपने चेहरे के पिंपल्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आपको ग्राउंडेड कर दिया जाएगा, यानी कि आप फ्लाइट में नहीं चढ़ पाएंगे। उसका नुकसान आपकी सीधी सैलरी पे होगा। सैलरी पे क्या नुकसान होगा वो आपका आगे आने वाले डिसएडवांटेज में मैं बताने वाला हूँ। अब आता है कैबिन क्रू की जॉब का थर्ड डिसएडवांटेज, जो इसका सैलरी एस्पेक्ट है। जो इसका एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है। वो ये रीज़न है कि आपकी जो सैलरी होती है इसमें, जो आपकी 50,000 रुपीज़ आपकी सैलरी लेट से बन रही है, तो उसमें से जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो आपकी बहुत कम होती है। यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो लगभग 15 से 18,000 के बीच होती है और जो बाकी बचा पैसा है वो सारा आपका अलाउंस होता है। उसका मतलब ये है कि इन केस अगर आप किसी भी वजह से ग्राउंडेड हो जाते हो, यानी कि आपके चेहरे पे पिंपल्स आ गए जिस वजह से आपको वार्निंग लेटर मिल गया, आप फ्लाइट पे नहीं चढ़ सकते हैं और उस वजह से आपको नीचे ग्राउंड स्टाफ की नौकरी करनी पड़ती है, यानी जो नीचे एयरपोर्ट पे रहते हैं उनकी नौकरी करनी पड़ती है, तो आपका जो सीधा सीधा अलाउंस है वो कट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि आपकी सैलरी पे डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। एक और जो डिसएडवांटेज आता है आपके कैबिन क्रू की जॉब के साथ वो ये है कि भैया आपका जो रिस्क इन्वॉल्व है इस जॉब के साथ, यानी कि आप हमेशा जो जॉब कर रहे हैं वो हमेशा फ्लाइट में होती है, उड़ती फ्लाइट में होता है। अब आप भी जानते हैं कि कई बार बहुत सारे मिसहैप्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जान तक जा सकती है। ये चीज़ आपका नॉर्मली अगर आप होटल में जॉब कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होती है। इस तरीके का आपका जो रिस्क फैक्टर होता है वो इन्वॉल्व इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आपका जो फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब है वो हमेशा एक रिस्की जॉब की तरह आप देख सकते हैं, बिकॉज यानी कि आपका जो रिस्क होता है वो इन्वॉल्व रहता है आपकी जॉब के साथ और इसी वजह से आपके जो अलाउंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा रहती है, जिस वजह से ताकि वो इसको कंपनसेट किया जा सके। तो आई होप अगर आप कैबिन क्रू को एज अ करियर ऑप्शन अपना चूज़ करना चाहते थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। साथ ही साथ मेरे नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें जल्दी ही वीडियो आने वाली है। ऐसा मैं रोज वीडियो में बोल रहा हूँ लेकिन जल्दी ही आने वाली है, मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत जल्दी बता रहा हूँ मैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।